है ना। चलिए अब हम आज का चैप्टर पढ़ते हैं, लखनवी अंदाज। यशपाल जी द्वारा रचित ये कहानी है। इस कहानी का मैंने वीडियो में भी आपको बताया था कि क्या सारांश है। ठीक है, सामंतवादी जो प्रथा थी, लखनऊ के जो नवाब रहते थे, आन बान और शान वाले लखनऊ के जो नवाब रहते थे, अभी लेफ्ट करो, एग्जाम में मुंह बना के बैठना सब लोग। ये सब सोचते हैं लिटरेचर पढ़ने का कोई फायदा नहीं, जब इससे रिलेटेड प्रसंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना होता है या क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तब बगले झांकने लगते हैं। कोई आइडिया नहीं कि कहाँ से क्वेश्चंस आ जाए, इसलिए हर चैप्टर का प्रत्येक लाइन पढ़ना जरूरी होता है बच्चों। समझ में आई आपको बात। अब ये कहानी लिखी तो थी यशपाल जी ने यह बताने के लिए कि जब भी कोई लेखक कहानी लिखता है तो उसके लिए 3 चीजें आवश्यक होती हैं। पहला तो कथ्य, यानी जिसपे हम लोग बोलने जा रहे हैं, जिसपे चर्चा करने जा रहे हैं, यानी कहानी का टॉपिक। उसके पश्चात घटना, कौन किस घटना विशेष को लेकर के कहानी लिखी जा रही है, और उसके बाद कैरेक्टर्स। ऐसी कोई कहानी होती है जिसमें कोई पात्र ही ना हो, कोई कैरेक्टर ही ना हो। तो लेखक ने ये बताने के लिए ये चैप्टर लिखा है कि बिना कहानी के, बिना घटना के और बिना पात्र के किसी भी कहानी को रचा नहीं जा सकता है, कोई कहानी नहीं लिखी जा सकती है। एक तो उन्होंने ये बात बताने के लिए ये चैप्टर लिखा है, ये प्रसंग लिखा है, और ये कहानी ना होकर के उनकी स्वतंत्र रचना के रूप में आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों। लेखन, इस कहानी का लिखने का दूसरा कारण ये था है बच्चों कि इस कहानी का जो एक पात्र है, लखनऊ के जो नवाब हैं, वे, उनकी नवाबी चली गई, यानी सामंतवादी प्रथा उसको कहते हैं बच्चों, जो पहले के राजाओं जैसी होती थी। ठीक है, एक जागीर होता था, उस जागीर के ये मालिक होते थे, नौकर चाकर, एक जैसे समाना। महंगी होती है। ठीक है, तो लेखक कह रहे हैं कि बहुत दूर उनको नहीं जाना था, लेकिन लेखक प्रवृत्ति के थे। लेखकों को क्या पसंद होता है? एकांतवास पसंद होता है। एकांत में रहेंगे तो थोड़ा सोचेंगे, हमें लिखने के लिए सब्जेक्ट मिलेगा, विषय मिलेगा, तो उस पर हम कहानी, कविताएं इत्यादि जो भी रचित करना है हम कर सकते हैं। तो लेखक ने भी यही, इसी इरादे से सेकंड क्लास के डिब्बे का टिकट लिया और भीड़ से बच करके एकांत में एक नई और अच्छी कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से जो बाहर की नेचुरल चीजें होती हैं, उसको, प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए इन्होंने टिकट लिया था। आगे लेखक बताते हैं कि गाड़ी लगभग छूटने ही वाली थी, और जब इन्होंने उस डब्बे में प्रवेश किया, एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ जाते हैं लेखक, और इनको अंदाजा था कि डब्बा खाली होगा, लेकिन अनुमान के प्रतिकूल, ठीक है, यानी अनुमान के विपरीत डिब्बा निर्जन, यानी निर्जन मतलब निर्जन, जिस जहाँ पे कोई व्यक्ति न हो, अर्थात सुनसान। तो वहां पे उनके अनुमान के प्रतिकूल वो डब्बा निर्जन नहीं था, बल्कि एक बर्थ पर, एक सीट पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के, देखो व्यंग करना लेखक का शुरू हुआ। व्यंग, इस पूरी कहानी में व्यंग्यात्मकता आपको दिखेगा, वो कटाक्ष, वो व्यंग शैली लेखक की आपको दिखेगी पूरी कहानी में। तो नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे।
अब देखो बच्चों, लेखक ने इस लिहाज से सेकंड क्लास के बर्थ का टिकट लिया था कि मुझे अकेलापन मिलेगा तो मैं अच्छी कहानी लिखूंगा, रचूंगा, सोचूंगा। संभवतः इसी सोच के साथ वो सामने वाले सज्जन ने भी लिया होगा कि मैं भी क्या करूंगा, अकेले रहूंगा, क्योंकि वो नवाब है तो उनको तो फर्स्ट क्लास की ट्रेन का टिकट खरीदना चाहिए हफ्ते का। लेकिन वो सोचते हैं कि मुझे वहां पे कोई देखेगा नहीं, तो आराम से मैं रहूंगा, मुझे दिखावा नहीं करनी पड़ेगी, मुझे वो अपनी बनावटी जीवन शैली वहां नहीं दिखानी पड़ेगी। अगर भीड़ भाड़ में रहूंगा तो मुझे उस नफासत और लियाकत के साथ रहना पड़ेगा, नजाकत अपनी दिखानी पड़ेगी। और अकेले में रहूंगा तो मैं अपनी मर्जी का मालिक रहूंगा, जैसे मेरी मर्जी आएगी मैं व्यवहार करूंगा। संभवतः जो नवाब साहब थे, व्हाट हैपेंड, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? आवाज स्पष्ट है ना बेटा? कहानी के प्रत्येक, कहानी के हर अंश पढ़ने का बेटा यही इरादा होता है कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछ दिया जाए एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, किस टॉपिक से, किस प्रसंग से नवाब साहब बैठे थे और उनके सामने क्या रखा था, ताजे चिकने एकदम साफ सुथरा, ठीक है, क्या रखा था, खीरा रखा था तौलिए पर। डिब्बे में हमारा सहसा कूद जाने से, अचानक ये पहुंचे थे, दौड़ कर पकड़े थे ट्रेन, तो अचानक डिब्बे में इनके कूद जाने से वो जो सामने वाले सज्जन थे उनकी आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। यानी लेखक ने अनुमान लगाया है कि मेरी तरह शायद ये भी अकेले में कुछ बैठ के सोचना चाहते थे और मैं अचानक डब्बे में प्रवेश कर दिया तो अब इनके एकांत चिंतन में क्या हो गया है बच्चों, विघ्न पड़ गया है। तो इसलिए शायद वो आश्चर्यचकित होकर के लेखक को देख रहे थे। सोचा हो सकता है कि यह भी कहानी के लिए कुछ, कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या दो अनुमान लगाया कि या तो मेरी तरह ये भी कुछ नया कहानी या कोई कंटेंट ढूंढ रहे होंगे, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु, बहुत ही तुच्छ, खीरे को वो मतलब अपदार्थ क्यों माना जाता है, वो पेट के लिए थोड़ा क्या होता है, भारी होता है, गरिष्ठ होता है, पेट पे में जल्दी पचता नहीं है, ठीक है, पचने में थोड़ा कठिन होता है, इसलिए उसको अपदार्थ कहा है लेखक ने। तो वो कह रहे हैं कि खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु को का शौक रखते हैं ये सामने वाले सज्जन, और ऐसा करते देखे जाने पर उनको संकोच हो गया था कि मैं लखनऊ का नवाब हूँ और इस व्यक्ति ने मुझे खीरे जैसी तुच्छ और अपदार्थ वस्तु का सेवन करते हुए देख लिया था। तो शायद संभवतः इसका उनके अंदर संकोच हो, इसलिए वे थोड़े असंतुष्ट दिखाई पड़ रहे थे। नवाब साहब ने संगति अर्थात आपस में बातचीत करने के लिए, बातचीत की शुरुआत करने के लिए, जब दो अजनबी एक ही जगह से उनकी मंजिल एक यात्रा एक ही ट्रेन में करनी है, तो प्रायः कुछ देर के मौन के बाद लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, बातचीत करने लगते हैं, एक दूसरे की से इंट्रोडक्शन लेने लगते हैं, एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं। तो लेकिन लेखक कह रहे हैं कि नवाब साहब ने संगति के लिए, इस बातचीत के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये कहाँ से आ गया मेरे एकांतवास में खलल डालने के लिए। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। ये प्रश्न आता है बच्चों, ठीक है, अंडरलाइन कर लो, क्वेश्चन आता है हमेशा, लेखक ने आत्मसम्मान में आंखें क्यों चुरा ली थी? तो इसीलिए आत्मसम्मान में कि जब कोई हमसे बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं होगा, ठीक है, जब हमसे राबता रखने के लिए कोई उत्सुक नहीं होगा, तो हम क्यों कर सामने वाले के साथ बातचीत करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए लेखक ने भी क्या किया, उनको भी जैसे नवाब साहब ने उपेक्षा का भाव दिखाया, उनसे बातचीत के लिए उत्साह नहीं दिखाया, वैसे ही नजरें फेर करके वे भी खिड़की के पास जाकर चुपचाप बैठ जाते हैं और ये दिखाते हैं कि हमारा भी आत्मसम्मान है, यदि आपको उत्साहित नहीं है मुझसे बातचीत करने के लिए, घुलने मिलने के लिए, तो मैं भी एक यात्रा करने आया हूँ, अजनबी तो खैर है ही, मैं भी यात्रा करूंगा और जाऊंगा। तो इसी आत्मसम्मान में लेखक ने आंखें चुरा ली थी। थाली बैठे मतलब खाली बैठना, थाली मतलब खाली होता है बच्चों,
खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। लेखकों और कवियों की यही आदत होती है। ठीक है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जब भी अकेले बैठेंगे कुछ न कुछ सोचते रहेंगे, कुछ न कुछ कल्पनाएं करते रहेंगे। और सिर्फ कवि और लेखक ही नहीं, कुछ चिंतनशील व्यक्ति भी, जिनको हमेशा सोचने की आदत होती है, ठीक है, जो हमेशा विचार विमर्श करते रहते हैं, तो जब भी वो फ्री होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि खुद को एकदम व्यस्त रखो कि खाली और बेकार की चीजें दिमाग में प्रवेश न कर पाए। तो लेखक अपनी यहाँ बात बता रहे हैं कि खाली बैठे कल्पना करते रहने की अपनी पुरानी आदत है, और नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण अनुमान करने लगे। ये लेखक की पुरानी आदत थी, तो वो बैठकर सोचने लगे कि ये इतने असहज क्यों महसूस कर रहे हैं। अचानक मेरे डब्बे में प्रवेश, ऐसा मैंने तो कुछ, मैं कोई परजीवी तो हूं नहीं, कोई राक्षस वगैरह तो हूं नहीं कि अचानक डब्बे में प्रवेश कर जाने से इनको इतना असंतोष होने लगा या किसी प्रकार की असुविधा होने लगी। तो लेखक कह रहे हैं, लेखक उनके बारे में अनुमान लगाने लगे, कयास लगाने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा, अब देखो पहला अनुमान उनका क्या है, वो सोच रहे हैं कि ये इनके द्वारा, नवाब साहब के द्वारा इतनी असुविधा और संकोच प्रकट करने का क्या कारण हो सकता है। तो ये पहला अनुमान लेखक लगाते हैं, वो ये है कि वो कहते हैं कि संभवतः इन साहब ने सोचा होगा कि अकेले यात्रा करूंगा, और अगर अकेले यात्रा करूंगा तो थोड़ा सेकंड क्लास की बर्थ में अगर करूंगा यात्रा तो किफायत भी होगा। वो तो किफायत के विचार से, पैसे बचाने के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया होगा। संभवतः उन्होंने ये सोचा होगा कि मैं नवाब हूं तो कौन सा मुझे यहाँ कोई देखने जा रहा है कि मैंने फर्स्ट क्लास की टिकट ली है या सेकंड क्लास की। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि वो इतने बड़े लखनऊ के नवाब हैं, तो उन्हें तो प्रथम श्रेणी के टिकट लेना चाहिए था ना, कि वो सेकंड क्लास के लिए। तो पैसे बचाने के गर्ज से, वास्तविक नवाब तो है नहीं, दिखावे के नवाब हैं। किसको पता है कि मैं फर्स्ट क्लास की टिकट ले रहा हूँ या सेकंड क्लास की। और अब क्या लिखा है आगे, क्या लिखा है बेटा, अब गवारा न हो। अच्छा, अब उनको ये मंजूर नहीं हो रहा था कि शहर का कोई सफेद पोश मतलब इज्जतदार और प्रतिष्ठित व्यक्ति, ठीक है, लेखक क्या थे, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। तो नवाब साहब को ये हजम नहीं हो रहा था, उन्हें ये गवारा नहीं हो रहा था, उन्हें ये स्वीकार नहीं हो रहा था कि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति उनको इस तरह से निचले मझले दर्जे में सफर करता देख ले और जाकर के सबसे बताए। अकेले सफर करने और वक्त काटने के लिए अब उन्होंने सेकंड क्लास का खरीद लिया टिकट, और ये सोचा होगा कि अब इसमें तो मुझे कोई देखने वाला है नहीं, तो चलो खीरा खरीद ही लेता हूँ, खा लेता हूँ, आज इसका फायदा उठा लेता हूँ, क्योंकि आसपास कोई है नहीं। और अब किसी सफेद, अब और लो, मेरी तो सारी सोच ही, मेरा दांव ही उल्टा पड़ गया। मेरे सामने एक व्यक्ति आ गया, वो भी सफेद पोश प्रतिष्ठित व्यक्ति दिखाई दे रहा है। अब उसके सामने खीरे जैसी तुच्छ वस्तु में कैसे खाऊं। शायद ये अनुमान है लेखक का, वास्तविकता नहीं। लेखक ये अनुमान लगा रहे हैं कि संभवतः उन्होंने यही सोचा होगा। अब लेखक क्या कह रहे हैं, कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, छुप छुप के देख रहे थे कि उनको पता ना चले। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते रहे और सोचते रहे कि अभी इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूं, इससे बात करूं, खीरा खाऊं, या अपनी नवाबी दिखाते हुए जिससे कि मेरी नवाबी भी बनी रहे, ऐसा क्या मुझे करना चाहिए। तो कुछ देर सोचते सोचते अचानक उन्हें पहली अपनी गलती पर एहसास होता है कि पहले तो मैंने इसे उत्साह ही नहीं दिखाया मिलने जुलने के लिए, मेल जोल बढ़ाने के लिए। तो जब उन्हें अपनी इस गलती का एहसास होता है तो वो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे उन्हें अचानक याद आया हो। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। अब क्या है, संभवतः उन्होंने खाने के बारे में सोचा खीरे को, अब अकेले कैसे खाएं, ये क्या होती परंपरा और की हिसाब से गलत होता। ठीक है, एक होता है ना कि तकल्लुफ करना होता है कि सामने वाले, कोई हमारे सामने बैठा है तो उसके सामने हम कैसे भोजन कर ले या कुछ खा ले। ठीक है, भले ही औपचारिकता के लिए ही सामने वाले से हम पूछेंगे जरूर। तो वो उन्हें याद आता है तो पूछते हैं। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन लेखक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है।
कि कहा तो जब पहुंचा मैं मेरे के भाव नहीं देती है, चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं, और अचानक अब भाव परिवर्तित करके खीरा ऑफर कर रहे हैं। ये उन्होंने उनका भाव परिवर्तन भांप लिया। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाई। किबला से तात्पर्य होगा आप ही लीजिए, आप ही शौक फरमाइए, आपका आपने मतलब औपचारिकता निभाई, इसके लिए धन्यवाद। वो कह रहे हैं कि मुझे, लेखक कह रहा है कि मुझे एक आम व्यक्ति समझ रहे हैं कि जब मर्जी आई तब बोले और जब मर्जी आई तब उपेक्षित करने लगे। तो उन्होंने क्या किया, आत्मसम्मान उनके अंदर था कि पहले तो कोई उत्साह ही नहीं दिखा रहे, अब खीरा ऑफर कर रहे हैं तो मुझे इस तरह से कि को कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सोच करके लेखक उनकी उनकी उस औपचारिकता को क्या करते हैं, इनकार कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। नेक्स्ट पेज आती, देख लीजिए आगे। आगे क्या होता है, देखो दोनों लोग बैठे हैं आमने सामने। नवाब साहब ने एक, एक पल से बाहर देखकर फिर से गौर किया टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही है। छीलकर फांकों को तौलिए पर सजाते हैं, यानी पूरी तैयारी कर रहे हैं खीरा खाने की। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक मिर्च नमक, और मतलब स्टेशन पे जो बेचते घूम घूम के वेंडर जो होते हैं, वे लोग उनके लिए उनको स्वाद देने के लिए पिसी हुई नमक और मिर्च भी रखते हैं। तो नवाब साहब ने बड़े ही करीने से, व्यवस्था से, करीने से मतलब व्यवस्थित तरीके से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। सुर्खी मतलब लाल लाल होता है, ठीक है। तो सूखी लाल मिर्च उन्होंने छिड़की उस पे, और उनके जो चेहरे का हाव भाव था बच्चों, उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़े के स्फुरण से तात्पर्य होगा कपकपाना या हिलना, अर्थात स्वाद के कारण उनकी जो उनके मुंह में क्या था, पानी आ रहा था। खाना चाहते थे, खीरा खाने का उनका मन था, लेकिन अब खाएं कैसे इस सफेद पोश व्यक्ति के सामने। मैं इतना बड़ा नवाब हूँ, लखनऊ का नवाब हूँ, तो इस छोटे से मतलब फीके से पकवान को मैं कैसे खाऊं, जो कि पकवान की श्रेणी में ही नहीं आता है। लेकिन चूंकि उन्होंने जब उसको काट लिया है तो उनकी मुंह में पानी आ रहा है, स्वाद से उनका मुंह गीला होता जा रहा है। लेकिन बेचारे क्या है, अपनी नवाबी दिखाने के चक्कर में देखो आगे क्या करते हैं। उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन मतलब उसके टेस्ट की कल्पना से ऐसा लगता था कि बस उनके खीरा उनके मुंह में चला गया और उनको स्वाद मिल रहा है। तो इसकी कल्पना से ही उनका मन क्या हो रहा था, प्लावित मतलब गीला होना होता है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा था कि उसके खीरे के स्वाद उनके मुंह में घुल गया हो, और उसके स्वाद से ही उनका मुंह, जैसे उनके मुंह में पानी आ रहा था, ठीक है। देखो मतलब साहित्यिक भाषा का इस्तेमाल किए हैं, लेकिन लब्बो लबाब यही होगा भाषा का कि खीरे को इतने अच्छे से सजा करके रखने का मतलब है कि उसके स्वाद की कल्पना से उनके मुंह में पानी आ रहे थे। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, और लेखक उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा को सामने सामने नहीं देख रहे थे, थोड़ी आंखें तिरछी करके कनखियों से उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा, उनकी प्रत्येक हरकत को देख रहे थे। अब देखो उनके प्रति विचार व्यक्त करते हैं लेखक। मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल से में अपनी असलियत पर उतर आए। दिखावे के रईस हैं, दिखावे के खानदानी हैं,
और यहाँ अकेलापन पा करके, एकांत पा करके अपनी असलियत पे उतर आए हैं। है तो इंसान ही ना, प्रत्येक इंसान को भूख लगती है, प्यास लगती है, जब मनपसंद खाने पीने की चीज दिखती है तो मुंह में पानी ही भी आ जाता है। तो वो सारी जो औपचारिकताएं होती है वहां समाप्त हो जाती है। तो लेखक व्यंग कर रहे हैं कि दिखावे के रईस हैं और यहाँ पे अकेले हैं, तो अब अपनी असलियत पर उतर रहे हैं। खीरा जैसा पदार्थ को देख करके इनका मुंह भर रहा है, इनके मुंह में पानी आ रहा है। नवाब साहब ने एक बार फिर हमारी ओर देख लिया। वल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। फिर एक बार ऑफर करते हैं कि उठाइए, लीजिए, अच्छा है, लखनऊ का नामी खीरा है, बालम खीरा मशहूर है लखनऊ का। तो उसकी पनिया, अब इतना जो नफासत और नजाकत से जो तैयारी करेगा तो अपदार्थ वस्तु भी एक बार खाने योग्य हो जाएंगी। और ठीक है, और वो खाने में अच्छी भी। और नवाब साहब की तो तैयारी ही इतनी अच्छी थी। स्वच्छ तौलिया, धोया, पोछा, काटा, अच्छे से नमक मिर्च उस पर डाला। तो ये सब देख करके लेखक के मुंह में भी पानी आ ही गया था उसको खाने के लिए। लेकिन अब चूंकि वो पहले ही मना कर चुके थे, तो वो कह रहे थे कि अब वो आत्मसम्मान जो मैंने दिखाया था उसको ही फॉलो करना, उसको निभाना ही ज्यादा जरूरी है। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है। मेदा, मेदा मतलब पेट का पाचन शक्ति जो होता है बेटा, उसे कहते हैं। तो जो खीरा होता है बच्चों, वो क्या होता है, जो कमजोर, जिसकी पाचन शक्ति कमजोर होती है उसे जल्दी पचता नहीं है, थोड़ा हैवी होता है खाने में। ठीक है, तो इसलिए वो बहाना बनाते हैं। वाकई में लेखक के साथ ऐसा नहीं था, लेकिन बहाना बना देते हैं कि मेदा भी जरा कमजोर है, अर्थात पाचन शक्ति थोड़ा कमजोर है, इसलिए आप ही शौक फरमाइए। नवाब साहब ने सतृष्ट मतलब जैसे भूख लगी होती है और भोजन सामने हो तो क्या इच्छा होती है, तब झपट पड़ू भोजन के ऊपर और फटाफट खा लूं। तो उसी तृष्णा के साथ, उसी लालच के साथ, नमक मिर्च के संयोग से, संयोग मतलब मेल से, तो वो खीरा जो नमक, जिसपे नमक मिर्च का संयोग था, साहित्यिक भाषा है बच्चों, संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर एक लंबी सांस लेते हैं। ठीक है, दीर्घ मतलब लंबा बड़ा, और श्वास मतलब जैसे, हाँ, ऐसे करके लंबी सांस लेते हैं कि लोग, इस व्यक्ति ने तो इनकार कर दिया और मैं इतना बड़ा नवाब कैसे खा लूं ये तुच्छ सा पदार्थ। तो एक लंबी सांस लेते हैं, खीरे के फांक को उठाते हैं, मुंह के पास ले जाते हैं, फांक को सूंघते हैं, और जैसे ही सूंघते हैं तो और कोई होता तो सूंघता नहीं, सीधे सीधे खा लेता। जाए नवाबी जाए तेल लेने, पहले तो मुझे अपना पेट भरना है, स्वाद लेना है। लेकिन ये साहब तो क्या है, परजीवी हैं, किसी दूसरे ही जीव लोक से आए हुए लगते हैं। न जाने किस प्रकार की उनको अपनी बनावटी जीवन शैली दिखानी है, क्या नजाकत दिखानी है। अब खीरे को न खा करके कौन सी उनकी नवाबी घट जाएगी या बढ़ जाएगी। उन्होंने बहुत ही बेवकूफाना हरकत की कि स्वाद लेते हैं, सूंघते हैं, और स्वाद से उनकी आंखें मूंद सी जाती है, ढक सी जाती है, और फिर क्या करते हैं, खीरे को उठा करके खिड़की के बाहर फेंक देते हैं। अब जरा सोचिए कि इस तरह की हरकत से उनकी नवाबी कौन सी, उनकी नवाबी पे प्रतिष्ठा लग गया, यानी प्रश्न चिन्ह लग गया, या कौन सी उनकी नवाबी बच गई। ये पूरी तरह से बेवकूफाना हरकत थी जो नवाब साहब द्वारा की गई। ठीक है बच्चों, बाकी का चैप्टर बच्चों अगले दिन हम पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। कल है ना मेरा पीरियड तुम लोगों की क्लास में? क्लास, मेरा पीरियड है आप लोगों की क्लास में बच्चों? हेलो, यस टीचर। तो बाकी का चैप्टर हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है? अब जरा कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए तो। नवाब साहब के एकांत में विघ्न क्यों पड़ा? नवाब साहब के एकांतवास में विघ्न क्यों पड़ा? वहाँ पे लेखक आ गए। हम्म,
क्या, फिर से बोलो। वो अकेले सफर करना चाहते हैं। तो अकेले सफर करना चाहते थे, क्या वजह थी अकेले सफर करने की? वो अपना मतलब आना चाहते थे, सफर कर सकते हैं, जो रखे थे। सुनाई नहीं दे रहा है बेटा, थोड़ा तेज बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है नीतीश। टीचर वो अकेले इसलिए सफर करना मतलब उनके जो सफर जो था उसमें इससे भी निपटा जब लेखक अचानक आ पहुंचे। चलिए, जितना चैप्टर मैं बच्चों पढ़ाई हूँ आप लोगों को उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है? और कल मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ के फिर उसके बाद आगे का चैप्टर स्टार्ट करूंगी। ओके क्लास? मौखिक टेस्ट होगा आपका, ठीक है? जितना अभी पढ़ाई हूँ उस पे आधारित एक छोटा सा टेस्ट होगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। एकांत में विघ्न कैसे पड़ जाता है? वो एकांतवास में जब लेखक को देखते हैं तो ये है ना कि एकांतवास में सफर करने के कारण जब वो लेखक देखते हैं तो उनकी आंखों में एक एकांतवास के प्रति असंतोष व विघ्न दिखाई देने पड़ता है, लगता है। क्यों दिखाई देता है? ये मैंने पूछा है। चलो कोई बात नहीं, प्रिपेयर करिएगा चैप्टर अच्छे से, कल इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी और सबको रिस्पॉन्स करना है।